अगर मैं कहूं कि हमारे संविधान की आत्मा प्रियम्बल बदल भी सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, इसके साथ पहले भी छेड़छाड़ हो चुका है और इसे आगे भी बदला जा सकता है। जरा सोचिए, अगर प्रियम्बल में से सेक्युलर या सोशलिस्ट शब्द हटा दिए जाएं, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रियम्बल अटूट है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन ने इसमें कई बड़े बदलाव किए। सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए। लेकिन रुको, प्रस्तावना तो सिर्फ एक मार्गदर्शक सिद्धांत थी ना। अगर इसे एक बार संशोधित किया जा सकता है, तो क्या भविष्य में फिर से बदलाव संभव है? क्या कोई सरकार भविष्य में प्रियम्बल से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा सकती है? और अगर किसी दिन रिपब्लिक और जस्टिस जैसे शब्द भी गायब हो जाएं, तो क्या होगा? क्या किसी सरकार के पास इतना अधिकार है कि वह प्रियम्बल को पूरी तरह से रीराइट कर दे? क्या प्रियम्बल में बदलाव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है या इसे और मजबूत बनाता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज प्रियम्बल मेड इजी के डे 11 में। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और उन चौंकाने वाले सचों के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या भविष्य में कोई सरकार प्रियम्बल में ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे भारत का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए। अगर प्रियम्बल को बदलने से भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, तो क्या बदलाव की कोई सीमा होनी चाहिए या फिर संविधान को बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना जरूरी है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अक्सर संविधान का पहचान पत्र या राजनीतिक कुंडली कहा जाता है। यह सवाल कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं, जिसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के माध्यम से यह विकसित हुआ है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से प्रस्तावना की लीगल स्टेटस में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। शुरू में इस बात को लेकर काफी अस्पष्टता थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और परिणाम स्वरूप इस बात को लेकर भी संशय था कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना की लीगल स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण कई लैंडमार्क जजमेंट्स के माध्यम से विकसित हुआ है। एक नजर उन केस पर भी डाल लेते हैं। उस छोटी लिस्ट में सबसे पहला नाम बेरुबारी यूनियन केस का आता है। बेरुबारी यूनियन केस 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इसे संविधान निर्माताओं की मानसिकता को समझने की चाबी बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले के कारण प्रस्तावना को संसद की अमेंडमेंट पावर से बाहर माना गया। सीधे शब्दों में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए प्रियम्बल में संशोधन का सवाल ही नहीं उठा। दूसरे नंबर पर केशवानंद भारती केस का जिक्र आता है। केशवानंद भारती केस 1973। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में उठा था। इसमें यह तर्क दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति का उपयोग संविधान के मौलिक तत्वों या बुनियादी विशेषताओं को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तत्व प्रस्तावना में निहित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में अपने पहले के डिसीजन को पूरी तरह बदल दिया और यह भी कहा कि इस विषय में 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में व्यक्त की गई राय गलत थी, और इस केस में 13 जज की बेंच ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान का हिस्सा होने के कारण इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संशोधन के तहत संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति सीकरी जी ने प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान की व्याख्या इसी में निहित महान और उच्च विचारों के प्रकाश में की जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने माना कि संविधान की मौलिक विशेषताओं को जो प्रस्तावना में समाहित हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान की पूरी संरचना प्रस्तावना में उल्लिखित मूल तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाता है तो संविधान का ढांचा टिक नहीं पाएगा और यह अपनी पहचान खो देगा।
संशोधन करने की शक्ति को इस रूप में नहीं समझा जा सकता कि यह संसद को इन मौलिक और बुनियादी विशेषताओं को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। जब भी संविधान में संशोधन की बात आती है तो आर्टिकल 368 का जिक्र हमेशा होता है। अब यह आर्टिकल 368 क्या कहता है? संविधान जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है, उसको संशोधित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित की गई है। इसमें होता है कि सबसे पहले अमेंडमेंट बिल या संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा, विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि बोथ अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब कि जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तीसरा, संशोधन प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। चूंकि केशवानंद भारती निर्णय के बाद प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है, इसलिए इसे इसी प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? इसका आंसर है यस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हुआ। इस संशोधन को मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला, सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। दूसरा, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक के बीच सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। तीसरा, राष्ट्र की एकता यूनिटी ऑफ द नेशन को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। इस प्रकार भारत के डिस्क्रिप्शन को सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बदलकर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। बहुत लोग कहते हैं कि क्या इस संशोधन की जरूरत थी? तो उसका जवाब है कि यह संशोधन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के तहत पारित किया गया था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। 1960 और 1970 के दशक में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच राजनीतिक और कानूनी टकराव की पृष्ठभूमि में यह संशोधन किया गया था। हमने ये तो जान लिया कि संविधान में संशोधन हो सकता है और संसद प्रियम्बल को बदल सकती है। अगर संसद प्रियम्बल को बदल सकती है तो क्या इसकी कोई सीमा है या संसद प्रियम्बल के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है? क्या भविष्य में कोई सरकार प्रियम्बल में ऐसे बदलाव कर सकती है जिससे भारत का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए? अगर कोई सरकार चाहे तो क्या वह प्रियम्बल को पूरी तरह मिटा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में जानना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में विकसित किया था। इसके तहत यह तय किया गया कि संविधान के कुछ मूलभूत तत्व ऐसे हैं जिन्हें संशोधन द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई निश्चित सूची नहीं दी है, लेकिन विभिन्न फैसलों के आधार पर इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल माने जाते हैं। पहला, सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, डेमोक्रेसी। तीसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। चौथा, जुडिशियल रिव्यू। पांचवा, रूल ऑफ लॉ। छठा, फंडामेंटल राइट्स। सातवां, सेक्युलरिज्म। आठवां, फेडरलिज्म। नौवां, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। 10वां, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 11वां, वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस। 12वां, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन सच में जरूरी है? क्या होगा अगर प्रस्तावना को यूं छोड़ दिया जाए तो इसका आंसर ये है कि पहला, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की अनुमति देने से संविधान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित हो सकता है, जबकि इसका मूल चरित्र संरक्षित रहता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में प्रस्तावना को संवैधानिक व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इसका हालिया उदाहरण रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में कोर्ट ने प्रस्तावना में निहित समानता के सिद्धांत पर जोर देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। तीसरा, प्रस्तावना में किए गए संशोधन राष्ट्र की प्राथमिकताओं और मूल्यों में बदलाव को दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जोड़ इस बात का प्रमाण है कि भारत का संवैधानिक दृष्टिकोण समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन की सीमा यह है कि संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए। यह स्थिति केशवानंद भारती केस सहित विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के फैसलों द्वारा
स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है। अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए, जिससे भारत का सेल्फ डिस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण रूप से बदल गया। हाल ही के न्यायिक निर्णयों ने संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को पुनः पुष्टि की है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावना में निहित कुछ सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार प्रस्तावना का संशोधन योग्य होना हमारे संवैधानिक लचीलेपन और स्थिरता के बीच के संतुलन को दर्शाती है, जो संविधान को विकसित होने की अनुमति देते हुए उसके मौलिक मूल्यों को संरक्षित रखती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है और भारतीय संविधान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में प्रियम्बल में बदलाव संभव है? क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द हटाए जा सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप इंडियन पॉलिटी को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेट्स ऑगमेंट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में हम केशवानंद भारती केस की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या कोई सरकार सच में संविधान की मूल आत्मा को बदल सकती है या नहीं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।